हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। देखिए बेटा, लास्ट वीडियोस में हम जो डिफरेंट टॉपिक्स थे वो कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम मेटलर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए अर्थ क्रस्ट पे अगर हम बात करें तो अर्थ क्रस्ट जो रहती है वो मेजर सोर्स रहती है जितने भी आपके मेटल्स मिलते हैं उनका। ठीक है, मीन्स जितने भी मेटल्स हैं वो आपको अल्टीमेटली कहाँ मिलेंगे? अर्थ की क्रस्ट में मिलेंगे। जो मेटल जो रहते हैं, आपको पता है जो मोस्ट ऑफ द मेटल रहते हैं वो क्वाइट रिएक्टिव रहते हैं। अगर वो रिएक्टिव है तो जाहिर सी बात है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। जो मेटल्स रहते हैं वो बेसिकली अपने कंपाउंड स्टेट में मिलते हैं। कंपाउंड स्टेट मतलब जो किसी ना किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में आपको मिलेंगे। बात समझ में आई? और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये आपके ऑक्साइड्स हो सकते हैं, कार्बोनेट्स हो सकते हैं, सल्फाइड हो सकते हैं और उन मेटल्स के क्लोराइड भी हो सकते हैं। समझ में आया? और क्योंकि आपको पता है कि इन ये जितने भी कंपाउंड है इसमें जो पॉजिटिव आयन होगा वो आपका मेटल होगा। बात समझ में आई? क्योंकि हमने अभी तक यही पढ़ा था कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। डन। इनमें से बहुत कम ऐसे रिएक्टिव मटेरियल रहते हैं जो आपकी फ्री स्टेट में रहते हैं। ठीक है, जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, जो इस स्टेट में मिलते हैं उनको, जो फ्री स्टेट है उसको हम बोलते हैं उन मेटल्स के लिए नेटिव स्टेट। ठीक है, और ये आपके फ्री एलिमेंट भी होते हैं। तो हम इसके बेसिस पे ये कह सकते हैं कि जो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये आपके नेटिव स्टेट में मिलते हैं। क्योंकि बेटा ये आपके अनरिएक्टिव मतलब इतने ज्यादा रिएक्टिव होते नहीं है, लेस रिएक्टिव मटेरियल होते हैं। समझ में आई बात? देखिए, कॉपर और जो सिल्वर है ये ऐसे मेटल्स हैं जो आपके नेटिव स्टेट में भी मिलेंगे और एक कंपाउंड स्टेट में भी देखने को मिलते हैं। बात समझ में आई? यहां तक चीजें क्लियर हैं? आगे देखिए, हमने अभी तक जब मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि कुछ मटेरियल ऐसे थे जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे, जो रिएक्टिव सीरीज में सबसे ऊपर रखे गए थे। फिर उसके बाद हमने जब बात करी कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव थे जो आपके मिडल में मिल रहे थे, और कुछ थे जो आपके लेस रिएक्टिव थे जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज के बिल्कुल बॉटम में देखने को मिल रहे थे। जब हम मोस्ट रिएक्टिव की बात करें जो हाई होते हैं वो होंगे आपके पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ये मटेरियल है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और सबसे ऊपर मिलते हैं। ठीक है, ये आपके कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे। डन। ये हमेशा आपको कंबाइंड स्टेट में देखने को मिलते हैं। ऐसे मटेरियल जो मिडल में रखे जाते हैं वो आपके मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। उनमें आपके जिंक, आयरन और लेड होते हैं। क्लियर? ये भी आपके कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल याद रखने वाली पॉइंट जो है, जो कि हाईलाइटेड भी की हुई है। देखिए, ऑल द मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव द कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर फाउंड इन नेचर ओनली इन देयर कंपाउंड फॉर्म। कहने का मतलब क्या है, जो कॉपर से ऊपर है वो सारे ऐसे मेटल्स होंगे, ऐसे मटेरियल होंगे बेटा जो हमेशा नेचर में उनके कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे, फ्री स्टेट में वो देखने को नहीं मिलते हैं। और कुछ आपके जो क्वाइट लो में रहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जो नीचे रहते हैं, जैसे आपका कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये आपके लीस्ट रिएक्टिव होते हैं या ये कह दीजिए अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अनरिएक्टिव होने की वजह से ये आपको फ्री स्टेट में देखने को मिलेंगे। बात समझ में आई? कॉपर और सिल्वर की बात करें बेटा, ये उनके ऑक्साइड फॉर्म में भी मिल सकते हैं, सल्फाइड फॉर्म में भी मिल सकते हैं और ये फ्री स्टेट में भी देखने को आपको मिलते हैं। फ्री स्टेट में बहुत कम मिलेंगे बट ये कॉपर और सल्फाइड के फॉर्म में भी अधिकतर आपको देखने को मिलते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हुई? मैंने कोशिश करी है आपको लाइन बाय लाइन हर एक चीज समझाने की कोशिश करी है। वेल, आपके लिए गुड न्यूज है बेटा, अगर आप चाहते हो कि मैं 10th क्लास की बायो की सीरीज और फिर उसके बाद फिजिक्स की भी सीरीज शुरू करूं तो राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता चल सके कि आप चाहते हो कि मैं आपका बायो और फिजिक्स भी हाफ ईयरली का जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी खत्म करवाऊं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी लिख के बताइएगा बेटा कि क्या मैं हाफ ईयरली तक के सिलेबस को क्रैश कोर्स के फॉर्म में लेके आऊं। क्रैश कोर्स जो रहेगा वो आपका 1 और 2 आवर का रहेगा, जिसमें मैं आपके सारे हाफ ईयरली का जो चैप्टर्स हैं, जैसे केमिस्ट्री की अलग बात करूंगी, बायो की अलग बात करूंगी, फिजिक्स की अलग बात करूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं उस क्रैश कोर्स को 1-1, 2-2 घंटे के लेक्चर में आप कंप्लीट कर लो पूरा, तो रिवीजन एक तरीके से, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि क्या वास्तव में चाहते हो या नहीं। अगर मुझे एटलीस्ट 7 कमेंट ऐसे आ गए कि हाँ मैम हम क्रैश कोर्स चाहते हैं, तो मैं डेफिनेटली क्रैश कोर्स बनाऊंगी। ठीक है,
मोटिवेट मी, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आप मेरी हेल्प कर सको। कैसे करोगे मेरी हेल्प? कमेंट सेक्शंस। आई लव व्हेन यू कमेंट मी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स एंड ओर्स। ठीक है, मिनरल्स की बात करें, देखिए नेचुरल मटेरियल इन विच मेटल ऑन देयर कंपाउंड आर फाउंड इन द अर्थ इज कॉल्ड मिनरल। मतलब इमेजिन कीजिए, आपके अर्थ से आपको कोई भी एक पीस मिला, ठीक है, कोई भी एक टुकड़ा मिला, अगर ये टुकड़ा आपका क्या रहेगा? मिनरल रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, आपका कोई भी एक सब्सटेंस आप इससे निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको ये पत्थर का एक टुकड़ा मिला, इस पत्थर के टुकड़े को आप बोल दोगे मिनरल। अगर इसमें आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा है या इसमें कॉपर का कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो इसी मिनरल को आप बोल दोगे ओर ऑफ आयरन और कॉपर। बात समझ में आई? सारे मिनरल्स जो होंगे वो आपके ओर नहीं होंगे, लेकिन सारे ओर मिनरल्स होंगे। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? कमेंट सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, some minerals may contain large percentage of metal, whereas some minerals may not contain large percentage, means they will contain small percentage of metal. Some minerals may not contain any objectionable impurity, मतलब कुछ मटेरियल ऐसे भी हो सकते हैं, मिनरल ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कोई भी आपकी ऐसी इम्प्योरिटी नहीं है जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, जबकि कुछ ऐसे रहते हैं उनमें कुछ इम्प्योरिटी ऐसी होती हैं जो इनके एक्सट्रैक्शन, जो हम इससे मेटल निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आयरन या कॉपर का है, तो इससे हम आयरन या कॉपर निकाल रहे होंगे, तो इसमें एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस है उसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे, हैम्पर करे। बात समझ में आई? तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो सारे मिनरल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं हम। बात समझ में? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं बेटा जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। लेकिन जिन मिनरल्स से आप किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और आपको फायदा भी हो, कम से कम पैसे लगे और ज्यादा से ज्यादा मटेरियल निकल आए, तो इस टाइप का जो मिनरल होंगे उनको हम कहेंगे उसका ओर। तो डेफिनेशन क्या होगी? दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड और आर कॉल्ड ओर्स। ठीक है, एक तरीके से ये भी याद रखना बेटा, जो और रहेंगे उनमें जो मेटल है आपकी अच्छी खासी परसेंटेज रहेगी। ठीक है, और ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटी नहीं होंगी, मतलब जो हैम्पर करे, हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे। जो लाइन मैंने अभी ऊपर बोली थी, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ओर्स। ठीक है, मिनरल सारे और हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सारे और मिनरल होंगे। डन। यहाँ पे देखिए कुछ मेटल्स हैं और उनको किससे अलग किया जाता है, मीन्स उनके ओर्स क्या हैं। ठीक है, देखिए जैसे सोडियम है, सोडियम का आप रॉक सोल्ट से अलग करते हो, उसका जो कंपाउंड उसमें मिलता है उस ओर में वो रहता है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला NaCl है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम को आप बॉक्साइड से निकालते हो, बॉक्साइड का केमिकल फॉर्मूला या फिर उसका कंपाउंड जो रहता है वो रहता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉर्मूला होगा Al2O3.2H2O। देखो ये हाइड्रेटेड फॉर्म है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज, मैग्नीज क्या रहता है आपका? पायरोलोसाइट। पायरोलोसाइट का फॉर्मूला क्या है बेटा? मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2। MnO2 मैग्नीज याद है आपको? चलिए, जिंक, कैलेमाइट, कैलेमाइट में क्या रहेगा आपका? जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट फॉर्मूला इज ZnCO3, whereas zinc blend, the formula of zinc blend will be zinc sulfide Z, that is ZnS. I hope it is clear. नेक्स्ट वन इज आयरन। आयरन की बात करें तो हेमेटाइट, हेमेटाइट आयरन और जो रहता है वो आयरन थर्ड का ऑक्साइड रहता है। क्या आप जानते हैं व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी? क्यों यहाँ आयरन थर्ड लिखा, यहाँ कॉपर 1 लिखा? कॉपर 2 भी क्या होता है? कॉपर 1, कॉपर 2, मरकरी 2, ये सेकंड लिखा हुआ है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या होता है? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। क्या आप वेरिएबल वैलेंसी के बारे में कुछ जानते हो? चलो लिख के बताओ। नहीं बताओगे मुझे पता कैसे चलेगा? मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, बदमाश बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ हमने क्या देखा है? ऊपर ओर्स देखे हैं और उनके मेटल्स और उनके ऑक्साइड। अक्सर देखो या तो सल्फाइड मिल रहे हैं या उनके ऑक्साइड मिल रहे हैं। ऊपर भी देख लो बेटा, यहाँ पे ये ऑक्साइड, सल्फाइड,
ऑक्साइड, सिर्फ ये तो क्लोराइड है, वो चीज अलग है। ठीक है, हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये जहां तक है मैक्सिमम ओर जो है आपके या तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिल रहे हैं या वो सल्फाइड के फॉर्म में मिल रहे हैं। अब हम इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके हमने एक पूरा एक सिस्टम बनाया है जिस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, हमने अलग अलग प्रोसेसेस करनी है जिससे इनके अंदर, जैसे मान लीजिए यहाँ सल्फर है तो हम सल्फर को किस तरह हटा दें जिससे हमें सिर्फ कॉपर मिल सके। ठीक है, ये मरकरी है, मरकरी से हम इस सल्फर को किस तरह हटा दें कि हमें सिर्फ मरकरी मिल सके। इस ऐसा करने के लिए हमें वेरियस प्रोसेसेस इस्तेमाल करनी होती हैं। ठीक है, क्यों? ताकि हम इस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, रिफाइन कर सकें। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। बात समझ में आई? मेनली मेटलर्जी में 3 मेन स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर इसे कह सकते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर। इमेजिन कीजिए बेटा, एक आपका कोई भी आपको पीस ऑफ रॉक मिला, इस पीस ऑफ रॉक में कॉपर की परसेंटेज ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको क्रश करके इसमें कॉपर, जिसमें परसेंटेज जहां जहां कॉपर होगा उसको तो रख लेंगे, बाकी जो हमारा जैसे मान लीजिए रॉक का पीस है उसको हटाना पड़ेगा हमें। जब हमने इसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं जो हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं उनको हटाया, हटाने के बाद हमारे पास जो पाउडर फॉर्म में मिलेगा आपको, उस पाउडर फॉर्म में कॉपर की परसेंटेज बहुत ज्यादा होगी। यस और नो? तो हमने क्या किया, इनरिच कर दिया इस ओर को। ठीक है, जो अभी इसमें वेस्ट था उसको हमने हटा दिया। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर इनरिचमेंट ऑफ ओर, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू द मेटल। अब हम इस जो कंसंट्रेटेड ओर है बेटा, अब इससे मेटल को निकालेंगे। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे मेटल निकलेगा बेटा वो इम्प्योर फॉर्म में होगा। इम्प्योर इन द सेंस उसके पास कुछ इम्प्योरिटीज अभी भी प्रेजेंट होंगी। फिर लास्ट वाला जो प्रोसेस होगा दैट विल बी प्योरीफाइंग, प्योरिफिकेशन, रिफाइनिंग। इससे क्या होगा, जो आपका मटेरियल है या जो मेटल है वो प्योर फॉर्म में आपको मिल जाएगा। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1 बाय 1 देखो, इन्हीं चीजों को जो मैंने अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करी ना बेटा, अब उनको हम डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ओर और इट इज ऑल्सो नोन एज इनरिचमेंट ऑफ ओर। ध्यान से देखिए, द अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉक मटेरियल, अर्थ पार्टिकल, लाइमस्टोन, माइका एटसेट्रा जो आपके ओर में प्रेजेंट होते हैं, इनकी हमें जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको हम गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गैंग मीन्स इम्प्योरिटी। गैंग मीन्स इम्प्योरिटी। ठीक है, हम सबसे पहले मेथड क्या करेंगे, इस गैंग को किसी भी तरीके से रिमूव करें, और ये पूरी तरीके से डिपेंड कर रहे हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि क्या ये वाटर में डिसॉल्वेबल है, क्या ये मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं, या ये सब्लिमेशन कर सकते हैं। ये अलग अलग प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इस गैंग को यहाँ से हटा सकते हैं, या फिर हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए, जैसे ऑक्सीजन है तो अगर मैं कार्बन को ले आऊं तो कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा। मतलब हमारी ऑक्साइड जो है वो कार्बन का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, प्योर मेटल को निकाल सकते हैं। डन डन डन, समझ में आई बात है ना? अगर नहीं समझ में आई कमेंट सेक्शन। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू द मेटल। देखो बेटा, यहाँ पे ये चीज देखिए, यहाँ पे ये चीज समझ में आएगी आपको कि हम मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आ रहा है कि अगर देखो, मैंने आपको बताया था कि आपके जो मेटल्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे, मोस्ट रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। यस, जब हम बात करते हैं मोस्ट रिएक्टिव, उसमें आपका सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, कभी भी इनका एक्सट्रैक्शन करना होगा तो उसके लिए जो बेस्ट रहता है बेटा दैट इज योर इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस तो बेटा आप किसी का भी कर दोगे ना तो उससे जो आपको मेटल मिलेगा वो प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगा, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी देखने को नहीं मिलती है। अब जो प्योरेस्ट फॉर्म ले लो, चाहे आप इसमें मोल्टन क्लोराइड ले सकते हो उनके, या उनके ऑक्साइड ले सकते हो। मोल्टन मतलब पिघले हुए। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट आ रहा है बेटा जो आपके मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, उसमें आपका जिंक आता है, आयरन आता है, लेड आता है, कॉपर आता है। देखो, कॉपर आपका सल्फाइड के फॉर्म में भी मिल सकता है, ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिल सकता है। समझ में आया? जो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा तो हम कार्बन के साथ रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन याद है? व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन? ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना।
ये दोनों प्रोसेस क्या कहलाती हैं? रिडक्शन। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जब ये इनके ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, इस कार्बन की मदद से उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। मैं समझ में आई। फिर जैसे आपका कॉपर है और मरकरी है, ये आपके बेटा सल्फेट के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं। तो हम क्या करें, अगर हम इसको एयर की प्रेजेंस में सिर्फ गर्म कर देंगे, जब हम इसे गर्म करेंगे ना बेटा, तो ये जो सल्फर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा और सिर्फ आपका मेटल रह जाएगा। लेकिन अब जो आपके लेस रिएक्टिव होते हैं बेटा, वो फ्री स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, जब फ्री स्टेट में मिल रहे हैं तो डायरेक्ट निकाल लो, क्या कुछ करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। चलो अब देखते हैं पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द concentrated ore we can group all the material into 3 categories: metals of highly reactivity, metals of medium reactivity, metals of low reactivity। ठीक है, जब हम हाईली रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, देखो जैसे आपका इसमें भी दिखा रखा है, जो यहाँ लिखा हुआ है बेटा वो एग्जैक्टली यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो आपको समझना है। मैं ये पैराग्राफ सिर्फ एक्सेप्शन की वजह से पढ़ रही हूँ कि कहाँ हम कार्बन का इस्तेमाल नहीं कर सकते और क्यों नहीं कर सकते, ये आपको समझना है। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी बेटा, समझाऊंगी भी, सो बी विद मी, ध्यान इधर। चलिए, डिफरेंट मेथड आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स बिलोंगिंग टू द अबव 3 कैटेगरीज। हम अलग जो मेटल्स हैं इन कैटेगरीज के बेसिस पे हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखो, मैग्नीज मेटल जस्ट लाई अबव द जिंक। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मैग्नीज होता है बेटा, वो जिंक के जस्ट अबव लाइक करता है। ठीक है, यहाँ मैग्नीज की बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम की नहीं, मैग्नीज की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अब जो मैग्नीज है बेटा, उसको रिडक्शन जब हम करेंगे उसके ऑक्साइड का, तो उसके लिए हम एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, ना कि कार्बन का। कार्बन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं बेटा? जब कभी भी आप रिडक्शन कर रहे हो तो रिडक्शन में भी जो आपके मेटल्स होते हैं उनमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जो हाईली रिएक्टिव एटम होता है या मेटल होता है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। याद है रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे। लेकिन जो आपका कार्बन है वो उससे मैग्नीज से नीचे लाई कर रहा है, तो क्या ये उसको डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जब हम कार्बन से डिस्प्लेस नहीं कर सकते तो हमारे पास एक और अच्छा जरिया है, दैट इज योर एल्यूमिनियम। लेकिन एल्यूमिनियम मैग्नीज से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए एल्यूमिनियम मैग्नीज को डिस्प्लेस कर देगा, और जब डिस्प्लेस कर देगा तो क्या होगा, आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैग्नीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जिंक के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, चलिए, कार्बन कैन रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ जिंक एंड ऑफ ऑल अदर मेटल बिलो द जिंक फॉर द मेटल। चाहे जिंक की बात करो, चाहे जिंक के नीचे जितने भी हैं, उन सब के लिए आप कार्बन का इस्तेमाल कर सकते हो। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड, क्या टिन मेटल जो है वो आपका लेड से लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, और पीबी के जस्ट ऊपर रखा हुआ है, पीबी इसके जस्ट ऊपर रखा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो यहाँ पे भी कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर, कॉपर का इस्तेमाल करेंगे इसके एक्सट्रैक्शन में। समझ में आया? इसके सल्फाइड को हीट भी कर सकते हैं। आगे देखिए, हमने क्या देखा बेटा कि जो एक्सट्रैक्शन होता है मेटल का उनके कंसंट्रेटेड ओर से, ये एक बहुत सारी इसेंशियल प्रोसेस लेता है जिसमें आप रिडक्शन की बात कर रहे हो मेटल की। समझ में आई? फिर से समझो कि जब हम मेटल के एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा, वो है रिडक्शन। समझ में आया? उनके ओर्स का हम रिडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है कि हम रिडक्शन में किस तरह का सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, और हमें ये भी समझना पड़ेगा बेटा कि हाईली रिएक्टिव मेटल कैसे होते हैं और आपके लो रिएक्टिव एलिमेंट का हम रिडक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर पैराग्राफ में भी एक्सप्लेन किया, इस चीज को सीरियस लेना बेटा। उसमें आप ये समझना कि सिर्फ और सिर्फ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका लो एलिमेंट है, मीन्स आपका जैसे कार्बन है, कार्बन से भी अगर कोई हाईली रिएक्टिव है तो क्या कार्बन उसको डिस्प्लेस कर पाएगा? कभी रिड्यूस नहीं कर पाएगा बेटा।
ठीक है, समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखो बेटा, ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए बेटा, नेक्स्ट आ रहा है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब वन बाय वन करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि हम हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव मेटल्स को किस तरीके से अलग करते हैं। देख रहे हो, लेस रिएक्टिव, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं बहुत क्विकली इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी आपको, ठीक है, क्योंकि ये लगभग सिमिलर सा है। देखो जब हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हैं बेटा, तो उसमें सबसे ऊपर पोटेशियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर कैल्शियम आता है, देन मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है दैट इज योर पोटेशियम। ठीक है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को उनके ऑक्साइड से, कार्बन से आप नहीं कर सकते। क्यों? कार्बन उनको डिस्प्लेस करेगा ही नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन को निकाल ही नहीं पाएगा कार्बन। ठीक है, इसीलिए इनको जो प्योर फॉर्म में जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हम क्या करेंगे बेटा, इनके जो मोल्टन क्लोराइड है हम उनको एक कंटेनर में ले लेंगे। कंटेनर में लेने के बाद क्या होगा बेटा कि जब ये आपका ब्रेक होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेती हूँ। इमेजिन कीजिए आपका ये हाईली रिएक्टिव मेटल है सोडियम, उसे उसके क्लोराइड से हमें अलग करना है। तो मैंने इसका मोल्टन फॉर्म लिया, मोल्टन फॉर्म को मैंने एक कंटेनर में डाल दिया और उसमें मैंने दो प्लेट्स डाल दी। एक आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये आपका नेगेटिव, इट इज योर एनोड और इट इज योर कैथोड। जब मैंने इसका मोल्टन फॉर्म में किया तो ये आपके आयंस में डिवाइड होगा, दैट इज योर सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। जो सोडियम आयन रहेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव टर्मिनल के पास आएगा और इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पे आके सोडियम इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ से क्लोरीन गैसियस फॉर्म में निकल जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या मिला कि जब हमने सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो सोडियम मेटल मिला जो कि आपके कैथोड पर था और क्लोरीन गैस रिलीज हुई जो कि आपके एनोड से हुई थी। कुछ समझ में आया या ऐसे ही देख रहे हो? चलिए आगे देखते हैं। एल्यूमिनियम मेटल की बात कर रहे हैं बेटा, तो हम मोल्टन उसके एल्यूमिनियम के ऑक्साइड लेंगे। ठीक है, चलो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस द मोल्टन सॉल्ट ऑफ द मैग्नीशियम प्रोड्यूस कैथोड। देखो मैंने वही चीज जो मैंने वहां एक्सप्लेन करी है ना बेटा, वही चीज यहाँ लिखी हुई है, तो बार बार पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो रिएक्शन बता रखी है कि कैथोड पे क्या हो रही है, एनोड पे क्या हो रही है। जब हम कैथोड पे बात कर रहे हैं तो ये जो सोडियम एटम है, ये यहाँ से 2 सोडियम एटम की बात कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो 1, तो 1 ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को कंटेन किया, कंटेन कह रही हूँ एक्सेप्ट किया, और 2 सोडियम एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो बाद में बनाया सोडियम एटम। ठीक है, जो कि क्या है आपका सोडियम मेटल। वहीं एनोड पे बात करें तो क्लोरीन जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करके क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा, जो कि कहाँ बनेगी, एनोड पे। बताया था ना मैंने ऊपर अभी। We cannot use aqueous solution of sodium chloride to obtain sodium metal. Point to be noted. मैंने कहा molten form, ना कि aqueous solution. क्यों? This is because if we electrolysis an aqueous solution of sodium chloride, then as soon as the sodium metal is produced at the cathode, it will react with water present in the aqueous solution. ठीक है, हम मोल्टन फॉर्म का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सोडियम मेटल जो रहता है वो वाटर के साथ सोल्यूशन रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। लेकिन अगर वहां हमने मोल्टन फॉर्म लिया तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आपने सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन ले लिया तो जो सोडियम मेटल है वो तुरंत वाटर के साथ रिएक्शन करके बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। बात समझ में आई? तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आपका सोडियम मेटल नहीं होगा, वहां हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा। प्लीज नोट दैट जस्ट लाइक सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड। सेम कैल्शियम मेटल इज फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम, मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम के केस में बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, अगेन मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है, तो सेम आपका एल्यूमिनियम मेटल और ऑक्सीजन रिलीज होता है। समझ में आई? एक बार फटाफट से मैं इसमें रिएक्शन और बता देती हूँ, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। कैथोड पे क्या होगा बेटा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को
एक्सेप्ट करके एल्यूमिनियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं ऑक्सीजन का जो आयन था वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। सबसे पहले ये देखिए एल्यूमिनियम का ओर था, इन्होंने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके इस बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई किया। प्यूरिफाई करने का मतलब है इसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल था उसको हटा दिया। ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में इन्होंने डाल दिया। टैंक में डालने के बाद आपका जो एल्यूमिनियम मेटल है वो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। इलेक्ट्रोलिसिस यहीं पे ही इसको मेल्ट भी किया गया और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस किया गया और फाइनली आपका बना एल्यूमिनियम मेटल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए। टिल देन बाय बाय। वीडियो पसंद आ रही है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। वैसे मुझे कमेंट कर दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ यहाँ तक पहुंचे।